हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th वालों के 2024 के साइंस के बोर्ड के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे 2025 के एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए आप 2025 के एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार करके जाएं। और जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे वो भी आपके सामने आ चुके होंगे, और आप इस 2024 के साइंस के बोर्ड के पेपर को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही आ जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मैथ, साइंस और एसएसटी किसी के भी 2025 के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इनकी सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, और इनकी सोल्यूशन वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप इन वीडियोस को देख लेना। और साथ ही अगर आपको इनके 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देखनी हो तो वो भी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख लेना। सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में पेपर को कमेंट कर देना। उस पेपर के सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो इस साइंस के 2024 के बोर्ड के पेपर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब देखते हैं हम इस पेपर के सोल्यूशन को, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ये हमारा 2024 का साइंस का बोर्ड का पेपर है, और ये हमारा 80 नंबर का होता है, और ये हमारा 3 घंटे का होता है। पेपर का पैटर्न आपको पहले से ही पता होगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर को समझा देता हूँ। यह हमारा पहला क्वेश्चन, और इस पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जो कि हमारे 1-1 नंबर के ही होते हैं। तो उसमें हमारा ये पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये हमारा 1 नंबर का है। इसमें हमसे पूछ रखा है एथेन, जिसका हमें यहाँ पर आणविक सूत्र दे रखा है C2H6। इसमें हमारे सहसंयोजक आबंध कितने होंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी संरचना को बना लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। आणविक सूत्र में हमारे C2 थे तो यहाँ पर हमारे पास C2 है, और सूत्र में हमारे पास H6 थे तो ये हमारे पास एथेन की संरचना बन चुकी है। अब इसमें हमें देखना है सहसंयोजक आबंध कितने हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आबंध बन रहे हैं इन्हीं को हम यहाँ पर सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो आप इनको यहाँ से गिन लेना। तो यहाँ से आप इनको गिन लेना 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में हमारा एक ये बचा है, ये है 7। यानी कि क्वेश्चन में जो हमें एथेन दे रखा था जिसका जो हमारे पास अणुसूत्र था वो था C2H6, तो इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 7। इस बात का आप ध्यान रखना, और यहाँ से आप संरचना में से भी देख सकते हैं। तो हम 4 ऑप्शन में देख लेंगे कि 7 हमें किस में दे रखा है, तो वो दे रखा था हमें सेकंड वाले ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आता है सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। और ये जो हमारे यहाँ पर आबंध बने हैं, एक आबंध हमारा कार्बन कार्बन के बीच है और 6 आबंध हमारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, और एग्जाम में बस आपको डायरेक्ट आंसर लिख करके आना है कि कौन सा पॉइंट आपका सही होगा। तो इसमें जो आपका सेकंड वाला पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है सही क्यों होगा। और ये जो मैंने यहाँ पर कारण लिख रखा है ये आपको समझाने के लिए लिख रखा है। आप इसको एग्जाम में लिख करके मत आना। अगर लिख करके भी आ जाते हो तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये इसका दूसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें हमसे पूछा है कि इस अभिक्रिया में कौन सा हमारा उपचायक पदार्थ होगा। 1 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन की मैंने अलग से भी एक सोल्यूशन वीडियो अपलोड कर रखी है, वो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। और अभी के को देखकर अगर आपको पता होगा उपचायक पदार्थ हमारे क्या होते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जो हमें अभिक्रिया दे रखी है उसमें जो हमारा उपचायक पदार्थ होगा वो होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो ये हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में हमें कॉपर ऑक्साइड दे रखा है। वो दे रखा है हमें पहले वाले ऑप्शन में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः पहला वाला विकल्प हमारा सही है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उपचायक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास समीकरण है जिस भी यौगिक में ऑक्सीजन की क्या हुई है, हानि हुई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर क्या हो गया है वो कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की हानि हुई है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा हमारा उपचायक पदार्थ। और यह इसका तीसरा क्वेश्चन और यह हमारा 1 नंबर में आया हुआ है। इसमें हमसे पूछ रखा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको पता भी होगा एंटासिड, यानी कि इसके थर्ड वाले ऑप्शन में हमें यह दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आता है थर्ड वाला विकल्प हमारा सही है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारे पेट में गैस हो जाती है तो उस गैस से छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ पर इनो को पानी में मिलाकर पी लेते हैं। तो जो हमारे पास इनो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास एंटासिड, जो कि हमारा अपच का उपचार करेगा। वही यहाँ पर लिखा भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में खाली आपको ऑप्शन लिख करके आ जाना है जो आपका सही ऑप्शन होगा। ये हमारा इसका गा वाला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है कि पादप में जाइलम का क्या कार्य है। और ये क्वेश्चन तो आपको पता भी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये बायो से, और अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, यानी कि जल को जड़ों से पत्तियों तक जाइलम ही पहुंचाता है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा, और इसके कारण को आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यह इसका अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपने किसी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ रखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पित्ताशय, और यह हमें दे रखा है सेकंड वाले ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आता है सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। और यहाँ से आप इनके कारणों को भी नोट करते रहना, क्योंकि एक बार वीडियो को देखने पर ही आपको क्वेश्चन याद नहीं होंगे। अगर आप इनको कहीं पर नोट कर लेंगे तो उन क्वेश्चन का अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। यह हमारा इसका चा वाला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है कि परिपथ में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पूरे साल भर भी साइंस को पढ़ा होगा तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा, और यह हमें चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आता है चौथा वाला विकल्प हमारा सही है। वो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और ये जो हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, जिसमें हमें उत्तल लेंस की क्षमता दे रखी है 2 डायोप्टर, और हमें यहाँ पर फोकस दूरी को ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, और इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको नोट कर लेंगे, हमें यहाँ पर क्षमता दे रखी है उसको नोट कर लेंगे, और हमें यहाँ पर फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में ये हमारा फॉर्मूला होता है, या आप इसको संबंध भी समझ सकते हैं कि P बराबर होगा 1/f मीटर। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो हमें फोकस दूरी दे रखी है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि P बराबर होगा 100/f, और हमें f की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से फॉर्मूले को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा f बराबर होगा 100/p के। p की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसको रख देंगे हम यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100/2। 2 से हम 100 काट देंगे 50 बार, यानी कि फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर।
और हम यहाँ पर देख लेंगे कि चार ऑप्शन में हमें ये 50 सेंटीमीटर थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः थर्ड वाला विकल्प क्या होगा, हमारा सही होगा। तो अगर ये आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो एग्जाम में आपके एक एक नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये हमारा इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। यहाँ पर हमें श्रृंखलाएं दे रखी हैं बहुत सारी, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो ये जो सेकंड वाले ऑप्शन में जो हमें श्रृंखला दे रखी है, ये हमारी श्रृंखला सही होगी कि घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा शेर। ये हमारी श्रृंखला, ये श्रृंखला हमारी क्या हो जाएगी, आहार श्रृंखला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः जो हमारा सेकंड वाला विकल्प है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे और ये भी हमारे एक नंबर के ही होते हैं। और यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख लें कि अधातु वाला ये आपका 2024 में आया हुआ है, तो धातु वाला जो है इसका क्वेश्चन वो आपका 2025 के एग्जाम में आ सकता है। और वो मैंने आपको साइंस के 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखा है। तो सिंपल सा इसका आंसर है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। उस अधातु का नाम हो जाएगा ब्रोमीन और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है हमारे पास Br, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रखा है सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती। ये हमें यहाँ पर बताना है, एक नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस दे रखी है और जो आयनीकरण होता है उसके लिए जलीय माध्यम का होना आवश्यक है। इसीलिए सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है। और वो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप यहाँ से देख लेना कि सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूक्ष्म लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि आयनीकरण के लिए जलीय माध्यम का होना आवश्यक है। सूक्ष्म परिस्थिति में यह H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगी और एक अम्ल के रूप में भी कार्य नहीं करेगी। यही इसका कारण हो जाएगा। एक नंबर में आप इतना लिख करके आ सकते हैं। तो यह इसका चौथा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है एक गोलीय दर्पण की हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, यहाँ से हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर स्मॉल f की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। फोकस दूरी स्मॉल f बराबर होगा वक्रता त्रिज्या जो कि होती है हमारी कैपिटल R/2। तो यहाँ पर हमें फोकस दूरी को ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की वैल्यू को रख देंगे। यहाँ से हमारे पास इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में जो हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो है हमारी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 20/2। 2 से हम 20 को काट देंगे 10 बार, तो यहाँ पर फोकस दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए गोलीय दर्पण की जो हमारे पास फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार रखे जाना। और जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से इसको नोट कर लें हाथों हाथ। अब देखते हैं हम इसके पांचवें क्वेश्चन को। तो यह इसका पांचवा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर दिख ही रहा होगा, तो वो हमारा कौन सा दर्पण होगा, वो होगा हमारा अवतल दर्पण, जो कि हमारा किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और इस दर्पण को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। यह इसका छठा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखनी है। और ये यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही होगी, आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये भी क्वेश्चन आपके हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आती रहती है
चाहे आप कुछ साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस समीकरण को जरूर तैयार करके जाना। यह इसका 7वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है वैद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन जो हमारी धातु होती है उसी का उपयोग क्यों किया जाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो हमारे पास टंगस्टन धातु होती है उसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है और साथ ही इस धातु में हमारा ऑक्सीकरण भी नहीं होता है और टंगस्टन धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो भी हमारी काफी ज्यादा होती है। इन सब गुणों की वजह से ही हम बल्ब के तंतुओं के निर्माण के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। सिंपल से इसके गुण थे, अगर आपको ये गुण पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे और यहाँ से आप इसके आंसर को भी नोट कर लेना। तो यह हमारा इसका 8वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका हर साल ही रिपीट होता रहता है, कभी बहुविकल्पीय में कभी निश्चित उत्तरीय में, और यहाँ पर आपको इसका आंसर भी दिख ही होगा। हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है, आप यहाँ से डायग्राम को भी बना करके आ सकते हैं एग्जाम में। तो जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हम उन दोनों पॉइंटों के जो में बिंदु दे रखे होंगे, जैसे आपको चित्र में ए और बी पॉइंट दिख रहे होंगे, इन दोनों बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यह इसका 9वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना जाता है। और ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो वो हमारा कौन सा रसायन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस आपको इतना ही लिख करके आ जाना है एग्जाम में। ऐसे ही हमारा इसका 10वां क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रखा है दावन सोडे का रासायनिक सूत्र लिखना है और इसके 2 उपयोग लिखने हैं। और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2025 के एग्जाम के लिए भी, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार रख जाना। और इसका आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और पूरे साल भर में आपको ये रासायनिक सूत्र तो याद हो ही गए होंगे। तो दावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O और इसके 2 उपयोग मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। आसान आसान उपयोग लिखे हैं, इसके अलावा आप और भी उपयोग लिख सकते हैं। जितने क्वेश्चन में हमसे उपयोग पूछ रखे हो आप उतने ही लिख करके आना। ये हमारा इसका 11वां क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, का और खा कर और ये क्वेश्चंस हमारे 1-1 नंबर के हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है धातुएं ऑक्सीजन से संयोजित होकर कैसे ऑक्साइड बनाती हैं, ये हमें बताना है। और दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 1-1 नंबर के लिए और यहाँ पर ये 2024 में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार रखे जाना। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझा देता हूँ, यहाँ से आप पहले क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर आपको पहले पॉइंट का आंसर बता देता हूँ कि आधातुएं ऑक्सीजन से सहयोग कर किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। 2 प्रकार के ऑक्साइड होंगे, अम्लीय भी होंगे और उदासीन भी होंगे। दोनों के उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। जो हमारे अम्लीय ऑक्साइड होंगे, जब हम आधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारे गैसीय ऑक्साइड बनते हैं, जो कि जल में घोलने पर कैसे हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। और इनके मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण भी लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट करते रहना हाथों हाथ। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देंगे, जिससे अभिक्रिया के बाद में हमें जल प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको समीकरण भी दिख रही होगी। और इसी प्रकार इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, आप इतना लिख करके आ जाना। 1 नंबर में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आप इनकी समीकरण की जगह खाली लिख करके ये आ सकते हैं कि कितने प्रकार के ऑक्साइड बनेंगे, उनके नाम लिख करके आ जाना, अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। इसके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। जब मैं वीडियो को एडिट करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको इसके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लगा दूंगा, आप यहाँ से इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो यह हमारा इसका 12वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है आपके पास 2 बिलियन है ए तथा बी। ए बिलियन का हमें यहाँ पर पीएच मान दे रखा है 6
और बी विलयन का हमें पीएच मान दे रखा है 8। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि दोनों विलयनों में से किस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होगी, कौन सा हमारा अम्लीय होगा और कौन सा हमारा क्षारीय होगा, ये हमें बताना है। 2 नंबर में हमारा यह क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीएच स्केल पता होना चाहिए। अगर आपको पीएच स्केल के बारे में पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। और यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। हम विलयन ए और बी दोनों में अगर देखेंगे तो जो हमारे पास विलयन ए है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन बी की तुलना में अधिक है। तो पहला पॉइंट तो हमसे इसमें यही पूछ रखा था कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, तो वो हो जाएगा हमारा विलयन ए, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। अगर विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो ये हमारा विलयन कैसा होगा, अम्लीय। और जैसे कि आपको दूसरा विलयन दे रखा है बी वाला, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और जिन स्टूडेंट को पीएच स्केल के बारे में पता होगा तो वो इस क्वेश्चन को आराम से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम इसके 13वें क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार किए जाएं। और ये हमारे बायो के क्वेश्चन है और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। तो जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बायो के वो तो मैं यहाँ पर आपको समझाता रहूँगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। आप यहाँ से उनके आंसर को नोट कर लेना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पेपर आ ही चुके हैं। तो अगर मैं आपको बायो के लॉन्ग क्वेश्चन भी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बायो के क्वेश्चन के आंसर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ऐसे ही जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हमारा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रखा है स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अभिप्राय है, ये हमें बताना है। और इस क्वेश्चन को आप 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार किए जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बायो से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर हमारे हर साल ये रिपीट होता रहता है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्वपरागण और यहाँ पर आपको दिख जाएगा परपरागण। दोनों पॉइंटों के आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना। और यह इसका 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो आपके दोनों टॉपिक हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष, इन दोनों ही टॉपिक्स को आप 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार किए जाना, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो सिंपल से इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष है। तो इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो आराम से दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर वाली वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि क्लियर उनकी इमेज नहीं बन पाती है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, निकट दृष्टि दोष। और इस दोष के निवारण के लिए हम यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए हम यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इस टॉपिक को आप ढंग से तैयार करके जाना। ऐसे ही इसका 16वां क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। 2 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो यहाँ पर हमें चित्र में बनाकर समझाना है। 2 पॉइंट हैं, इनको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। इसका पहला पॉइंट हमारा 2 नंबर का है, क्योंकि इसमें हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो हमारा 1 नंबर का है, क्योंकि इसमें हमसे एक ही पॉइंट पूछ रखा है। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये यौगिक दे रखा है Na2O, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे वो मैंने यहाँ पर बना रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सोडियम के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो जो हमारे पास सोडियम होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारे पास 2 8 1, यानी कि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी कक्षक में 8 और तीसरी कक्षक में 1। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास सोडियम के 2 परमाणु हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। और ये मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजन की जो हमारे पास दूसरी कक्षक है उसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सोडियम के 2 परमाणु हैं उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे यानी किसी से उधार लिए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 निगेटिव। तो अब हम इसको चित्र से कैसे दर्शाएंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास सोडियम के 2 परमाणु थे, जो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू था वो यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन को दे दिया है। इसी कारण सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव। इस तरीके से बनाकर आप एग्जाम में जरूर आना। ऐसे ही दूसरा में दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो उसका मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया है ऐसे ही सेम मैग्नीशियम क्लोराइड वाला है, उसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और यह इसके दूसरे वाले पॉइंट में जो हमसे पूछ रखा था, जिसमें हमें CH4 दे रखा था शायद, उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी थी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और ये संरचना बनानी तो बहुत आसान होती है, आप इनको आराम से बना सकते हैं। और यहाँ से आप क्वेश्चंस के आंसर को हाथों हाथ नोट करते भी रहना। यह हमारा इसका 17वां क्वेश्चन। इसमें भी हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, का और खा। का वाला पॉइंट हमारा 2 नंबर का है और खा वाला पॉइंट हमारा 1 नंबर का है। अब इसको हम कैसे करेंगे, दोनों पॉइंट में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। पहले पॉइंट में हमें 2 कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं, जिनका हमें यहाँ पर IUPAC नाम बताने हैं। दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। और यहाँ पर आपको IUPAC नेमिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर साल ही आते रहते हैं। तो नेमिंग करना आप जरूर सीख ले एग्जाम से पहले। और यह इसका दूसरा वाला पॉइंट। इसमें हमसे पूछ रखा है जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया बतानी है। बहुत आसान अभिक्रिया है, बस आपने इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ रखा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसका आंसर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। यह हमारे पास है Zn और ये हमारे पास है FeSO4। हम यहाँ पर जिंक की आयरन सल्फेट से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जो हमारे पास जिंक होगा वो आयरन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि उसको अपने स्थान से हटा देगा और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ZnSO4, जिसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। और जो हमारे पास Fe होगा वो हमारा अलग बच जाएगा। तो सिंपल आपको ये अभिक्रिया लिख करके आ जानी है और कुछ लिख करके मत आना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रासायनिक अभिक्रिया ही पूछ रखी थी। बस यहाँ पर लास्ट में आप इनके नाम लिख करके आ जाना कि Zn क्या है, FeSO4 क्या है और जो हमारे पास बना ZnSO4 वो क्या है। इतना ही आप इसमें लिख करके आना। अब इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसकी जगह आप ये क्वेश्चन भी कर आ सकते हैं। तो ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो इसके अथवा वाले क्वेश्चन में भी हमें 2 ही पॉइंट दे रखे हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सा इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा, क्योंकि जो हमारे पास आश्रित जल होता है वो हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है। वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा, जो कि विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हीं से ही विद्युत का चालन होता है। जबकि जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है, हमारा अम्लीय होता है। अगर वर्षा का जल अम्लीय होगा तो उसमें क्या होंगे, हमारे H+ आयन होंगे, जिनके द्वारा विद्युत का चालन होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर था, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ।
तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा और ये क्वेश्चन हमसे 1 नंबर में पूछ रखा है। तो जितने नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रखा हो उसी हिसाब से आप उसके आंसर को लिख करके आना। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हाइड्रोजन की मात्रा घटती है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और ऐसे समझ में ना आए तो आप इस रिएक्शन को देख लेना कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा है वो रिएक्शन के बाद में हमारी बढ़ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन थी उसकी मात्रा क्या होती है, यहाँ पर घटती रहती है। तो 1 नंबर में आप इतना लिख करके आ सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम आगे इसके और क्वेश्चंस को। यह हमारा इसका 18वां क्वेश्चन। इसमें भी हमसे 2 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछ रखा है हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है। ऐसे ही जो इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कायिक प्रबंधन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ज़्यादातर हर एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे कि 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं। और मैंने साइंस की 2024 की वीडियो में बताया था दोनों क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर है पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमसे पूछ रखा था हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा आमाशय में। इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रखा था कायिक प्रबंधन द्वारा उगाए जाने वाले, यहाँ पर हमें 2 पौधों के नाम लिखने थे। यहाँ पर मैंने 4-5 नाम लिख रखे हैं। यहाँ से 2 जो आपको याद हो जाए वो आप लिख लेना। पहला है यहाँ पर आलू, दूसरा है यहाँ पर अरबी और तीसरा है यहाँ पर अदरक। आप इनमें से कोई भी 2 लिख करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप 3-4 नामों को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि कभी कदार ऐसा होता है कि हम नाम भूल भी जाते हैं। तो यह इसका 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखा है। इसमें हमसे पूछ रखा है मानव उत्सर्जन तंत्र का हमें यहाँ पर स्वच्छ चित्र बनाना है और जो इसके विभिन्न भाग हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे उनको चित्र बनाकर प्रदर्शित करना है। और ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहली बात, डायग्राम आप जरूर तैयार करके जाना। और ये मैंने आपको 2024 में भी बताया था कि यही डायग्राम आएगा और यही आया है। ऐसे ही अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हो और जानना चाहते हो कि 2025 के एग्जाम में कौन सा डायग्राम आएगा, तो उसके लिए मैंने आपको साइंस के 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है। उसको जाकर आप देख लें, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस साल कौन सा डायग्राम आने वाला है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैंने डायग्राम दे रखा है। आप यहाँ से इस डायग्राम को बना लेना और आप अपनी बुक से भी बना सकते हैं इस डायग्राम को। और जो मैं नाम दे रखे हैं 3 दर्शाने के लिए वो भी आप यहाँ पर देख लेना, मैंने यहाँ पर दर्शा रखे हैं। और यहाँ पर जितने भी इसके नाम हैं इनको आप जरूर पढ़ करके जाना, नाम कुछ भी चेंज हो करके आ सकते हैं एग्जाम में। ऐसे ही डायग्राम वाले क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में भी एक डायग्राम वाला ही क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, वो है हमारा मानव हृदय वाला। और इसमें भी हमें 3 पॉइंट ही दे रखे हैं जिनको हमें डायग्राम में दर्शाना है। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ से आप इस डायग्राम को नोट कर लेना और जो उसके पॉइंट हैं उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना, मैंने यहाँ पर दर्शा रखे हैं। तो ये हमारा इसका 20वां क्वेश्चन और इसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हमारे 1-1 नंबर के, और ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, हर साल ही रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप इन तीनों कारणों को नोट कर लें एक एक कर यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में इनके आंसर समझा देता हूँ, आप यहाँ से इनके पूरे आंसर को नोट करते रहना। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन हमसे 1 नंबर में पूछा गया है। तो आप 4 से 5 लाइन इस क्वेश्चन में लिख करके आ सकते हैं, ज़्यादा आप ना लिख करके आएँ क्योंकि आपका इसमें टाइम ही खर्च होगा, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे 1 नंबर से। तो ये हमारे इसके पहले पॉइंट का आंसर है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पहली बात, तारे टिमटिमाते नहीं है,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। कभी उन तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि तारे जल रहे हैं, और कभी उन तारों से प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता तो हमें ऐसा लगता है कि तारे नहीं जल रहे हैं। और ये जो मैंने आपको घटना बताई है ये रिपीट होती रहती है, जिससे हमें ये लगता है कि तारे हमारे टिमटिमा रहे हैं। सिंपल है, ऐसे आपकी समझ में आ भी गया होगा। और यहाँ पर आप इसके आंसर को इस तरीके से भी लिख करके आ सकते हैं। और यहाँ से इसके दूसरे वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट में हमसे पूछ रखा था कि जो आकाश का रंग है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात, जो आकाश का रंग होता है वो होता है हमारा काला। सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ पर हमें जो आकाश का रंग है वो क्या होता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें जो नीले रंग की किरणें होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो हमारी सबसे कम होती है, जिसके कारण नीले रंग की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन अधिक होता है। और यही जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं ये हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं, जिससे हमें आसमान का कलर कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। और इसका तीसरा पॉइंट था कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। पूरे साल भर पढ़कर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि नेत्र की समंजन क्षमता हमारी क्या होती है। दूर की और पास की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, तो दूर की और पास की वस्तुओं को देखने के लिए जो हम अपनी आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनको कभी सिकोड़ते हैं और कभी फैलाते हैं, जिससे हमें दूर की या फिर पास की वस्तुओं को देखने में आसानी होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। ऐसे ही इसका 21वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, और इसका ऐसा ही मात्रक भी हमें यहाँ पर बताना है। और ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रखा है 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो दोनों पॉइंटों के आंसर मैं यहाँ पर आपको एक एक कर समझा देता हूँ। दोनों पॉइंटों के आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना। और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 2025 के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे इसके पहले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे पूछ रखा था कि विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हमारा वाट। और ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है कि विद्युत शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P बराबर W/T, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P बराबर W/T। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे पूछ रखा था कि जो हमारे पास 2 चुंबकीय रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यदि 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो काटन बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती। अगर हम वहां पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच देंगे तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कितनी हो जाएंगी, 2, और ऐसा संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की हमारी एक ही दिशा होती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप यहां से नोट कर लें। और ये जो आपका 22वां क्वेश्चन है इसमें हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, जिसमें हमसे बोल रखा है कि एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनको हमें ज्ञात करना है। पहला बल्ब का प्रतिरोध, दूसरा बल्ब की शक्ति, तीसरा 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा। हर पॉइंट हमारा 1-1 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर मैंने पहले ही चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। वहां पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और ये क्वेश्चन आपका 2025 में भी आ सकता है। और इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल हैं जो कि हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं।
और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और उनकी वीडियो में पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो यह हमारा इसका 23वां क्वेश्चन और इसमें भी हमसे दो ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि ओजोन क्या है तथा यह पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। और यह इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है जैव आवर्धन क्या है। और दोनों ही क्वेश्चंस में से जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है ओजोन क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना और दोनों के आंसर मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना हाथों हाथ। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा पहला पॉइंट था कि ओजोन क्या है और ये किस प्रकार जो हमारा पारितंत्र होता है उसको प्रभावित करती है, यह हमें यहाँ पर बताना है। तो ओजोन क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ये हमारी क्या होती है, गैस होती है जो कि समतृप्त मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। इस तरह यह पारितंत्र को नष्ट होने से बचाती है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि ओजोन किस प्रकार पारितंत्र को प्रभावित करती है। तो जो ओजोन होती है वो पृथ्वी के पारितंत्र को सुरक्षा देती है। ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछ रखा था कि जैव आवर्धन क्या है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। उस क्वेश्चन के आंसर को आप हाथों हाथ नोट कर लेना। अगर ये दो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में नहीं आते हो तो इनके अथवा में भी हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको भी कर आ सकते हैं। और इनके आंसर थोड़े लॉन्ग है तो यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर दिखा दूंगा, आप यहाँ से सीधे आंसर को नोट कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि बायो के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा इसका है पहले पॉइंट का आंसर। और ऐसे ही ये हमारा इसका दूसरे पॉइंट का आंसर। इसमें हमसे पूछ रखा था कि जो हमारे पास खाद्य श्रृंखला होती है, अगर उसमें से हम किसी भी एक स्तर के जीवों को हटा देते हैं फिर हमारा खाद्य श्रृंखला पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर हम खाद्य श्रृंखला में से किसी भी स्तर के जीवों को हटा देते हैं तो उसमें जो खाद्य श्रृंखला हो जाएगी वो पूरी की पूरी श्रृंखला टूट जाएगी, उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप खुद भी बना करके लिख करके आ सकते हैं। तो यह हमारा इसका अगला क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें भी हमें दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे दो नंबर के हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमें उस पदार्थ X का नाम और सूत्र बताना है और उस पदार्थ X की हमें यहाँ पर जल के साथ में अभिक्रिया लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं, 2025 के एग्जाम में भी जरूर आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है इसके ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं का हमें यहाँ पर अर्थ बताना है और उदाहरण सहित हमें इनको समझाना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी हमारा, और हर साल कोई ना कोई सी अभिक्रिया आती रहती है एग्जाम में। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले पॉइंट में हमसे पूछ रखा था कि जो पदार्थ X है उसका हमें यहाँ पर नाम बताना था, तो वो हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि होता है हमारा CaO। क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा था कि जो हमारे पास पदार्थ X है वो हमारा सफेदी के लिए यूज होता है। और आपको पता होगा और आपने कभी ना कभी पुताई होती हुई भी देखी होगी, तो जो पुताई में चूना यूज होता है उसी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और इसको हम सूक्ष्म चूना या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में हमें यहाँ पर इसकी जल के साथ में अभिक्रिया लिखनी थी। ये हमारे पास है सूक्ष्म चूना और यहाँ पर हम इसको जल में डाल देते हैं और यहाँ पर इसको जल में मिलाने पर हमारा बन जाएगा CaOH का होल टॉइज, जो कि हो जाएगा हमारा बुझा हुआ चूना। आपने देख रखा होगा जब भी चूने को आप पानी में भिगोएंगे,
जब उसको पुताई से पहले हम भिगोते हैं तो वो क्या होता है, पानी से अभिक्रिया करने लगता है और उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। आपने ये सब देख रखा होगा। अब यहाँ से हमारे इसके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे पूछ रखा था कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होंगी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया हमारी क्या होंगी। तो दोनों अभिक्रिया और उदाहरण के साथ में वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। यहाँ पर मैं आपको दोनों अभिक्रियाएं शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहला ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया की हमारी क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो। उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी अगर उत्पन्न होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो इसकी दूसरी अभिक्रिया थी ऊष्मशोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा का शोषण किया जाता है। यानी कि किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम उसको गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और अपने अवयवों में टूट जाता है। तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण में बता रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना इसको। तो ये हमारा इसका 25वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है क्या होता है जब हमें यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। हमें यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे, और हर पॉइंट की हमें यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है। और इसमें हमारी एक समीकरण 1 नंबर की है, तो यहाँ पर हमें 4 समीकरण दे रखी हैं, तो ये टोटल हो जाएंगी हमारी 4 नंबर की। इसके पहले पॉइंट में हमसे पूछ रखा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसकी हमें यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। ऐसे ही व्यंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की जाती है, तो उसकी भी हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो यहाँ से आप इन चारों पॉइंटों को नोट कर लेना, मैं आगे आपको इनके रासायनिक समीकरण दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास इसके पहले पॉइंट का आंसर है, ये दूसरे पॉइंट का आंसर है। इन समीकरणों को आप यहाँ से नोट कर लें। तीसरे और चौथे पॉइंट का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये इसके तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा और ये इसके चौथे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे रासायनिक समीकरण बनाना नहीं आता हो तो इसके अथवा में भी हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखे रहे होंगे, और दोनों क्वेश्चंस हमारे 2-2 नंबर के हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर आ सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसके अथवा वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसके पहले पॉइंट में हमसे पूछ रखा है खनिज और अयस्क की हमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। 1-1 नंबर की हमारी ये परिभाषाएं हैं। और इसके दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर पाती। ये भी हमारा 2 नंबर का है। तो दोनों ही क्वेश्चंस हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार रखे जाएं। दोनों ही पॉइंटों के आंसर समझा देता हूं और वहां से आप इनके आंसर को नोट भी कर लेना। और जो इसका पहला वाला क्वेश्चन है का वाला, जिसमें हमसे परिभाषा पूछ रखी है, इस क्वेश्चन की सोल्यूशन वीडियो मैंने पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है और उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर रखा है। वहां से जाकर आप इन दोनों टॉपिक्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको खा वाले क्वेश्चन के आंसर को समझा देता हूँ। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो यहाँ से आप खनिज और अयस्क की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। यही मैंने यहाँ पर दे रखी है। और ये हमारे पास इसके दूसरे वाले पॉइंट का आंसर, उसमें हमसे पूछ रखा था पहले हमें ऐसी धातुएं बतानी है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, तो वो जाएंगे हमारे पास आयरन और जिंक। ऐसे ही हमें दूसरी धातु भी बतानी थी जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, तो वो जाएंगे हमारे पास सिल्वर और गोल्ड। ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे पॉइंट का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके 26वें क्वेश्चन को। तो यहां से हमारा इसके 26वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि हमारे 1-1 नंबर के होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपका बायो से रिलेटेड है। इन चारों ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। इनमें से जो क्वेश्चन हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है।
और ये जो मधुमेह वाला है ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाना। अब यहाँ से आप इन चारों ही पॉइंटों के आंसर को नोट कर लें। यहाँ से हमारा 26वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा पहले पॉइंट का आंसर है। हमसे 2 रोगों के नाम पूछ रखे थे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे रोगों के नाम लिख रखे हैं। कोई से भी आप 2 रोगों के नाम लिख करके आ सकते हैं एग्जाम में, जो आपको आसानी से याद हो जाएं। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। बाकी 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये चौथे क्वेश्चन का, इनको आप यहां से नोट कर लेना। ये हमारा इसका 27वां क्वेश्चन। इसमें हमसे 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 2-2 नंबर के हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे बायो से रिलेटेड हैं। दोनों के आंसर आप यहां से नोट कर लेना। लेकिन इसमें जो ये खा वाला पॉइंट है, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंश अनुगत होते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाना और ये आपका ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। यहां से हमारे 27वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर है और ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर है। यहां से आप इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर को जरूर नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 2-2 नंबर के हैं और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे बायो से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि इन 2 एंजाइमों के नाम तथा उनके कार्य हमें यहाँ पर बताने हैं और ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लें, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ऐसे जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये इसके पहले पॉइंट का आंसर है, इसको नोट कर लें। आगे मैं आपको इसके दूसरे पॉइंट का आंसर दिखा देता हूँ। यहां से हमारे इसके दूसरे पॉइंट का आंसर भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे, अगर वो क्वेश्चंस आपसे ना आते हो एग्जाम में, तो उन्हीं क्वेश्चंस के अथवा में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी कर आ सकते हैं। और इसमें जो हमारा स्वपोषी और विषमपोषी वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। अब मैं यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना और यहाँ से हमारे इन क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। और यह हमारा इसका 29वां क्वेश्चन और इसमें हमें एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे रखा है और आपके साइंस के पेपर में जरूर एक ना एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल जरूर आता है, जिसमें हमसे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, ये सभी पॉइंट पूछ रखे होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार रखे जाना। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। हमें इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको आगे समझा देता हूँ। बस यहाँ पर आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा था। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर एच नॉट की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको एच की वैल्यू भी समझ सकते हैं। और यू बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा अवतल दर्पण है तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस में होगी। ऐसे ही फोकस दूरी एफ बराबर हो जाएगी माइनस के 15 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी वो मैंने भी आपको समझा ही दिया था। हमें यहाँ पर वी की वैल्यू, एन की वैल्यू और एच आई की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू को ज्ञात करना है।
तो हमें यहाँ पर v की वैल्यू, m की वैल्यू और hi की वैल्यू, इनकी वैल्यू को ज्ञात करना है। अब इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूले को लगा देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला ना आता हो वो यहाँ से नोट कर लेना। हमें क्वेश्चन में f और u की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों वैल्यू से हम यहाँ पर v की वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, मैंने यहाँ पर करवा भी रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो पहले पॉइंट का आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास u और v की वैल्यू दे रखी है, तो इससे हम hi की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास hi अपॉन ho बराबर होगा माइनस के v अपॉन u के। अब हमारे पास इन सब की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, हमें यहाँ पर hi की वैल्यू को निकालना है। सबकी वैल्यू को यहाँ पर रख कर यहाँ से हम hi की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमें आवर्धन भी ज्ञात करना था, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास m बराबर v अपॉन u। और v की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो आई थी हमारे पास 30 और u की वैल्यू थी हमारे पास 10। दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आवर्धन कितना आ जाएगा 3, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि जो हमारे पास प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति क्या होगी और आकार क्या होगा। तो जो हमारे पास प्रतिबिंब होगा वो हमारे पास कैसा होगा, आभासी होगा, यानी कि वर्चुअल होगा, और वस्तु से आकार में बड़ा होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। वस्तु आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी, और जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा यहाँ पर बनेगा, जो कि हमारा वस्तु से बड़ा होगा। डायग्राम भी आप एग्जाम में बना कर जरूर आए, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। और इस न्यूमेरिकल के अथवा में भी हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं। अगर आपसे वो न्यूमेरिकल ना आता हो तो आप इन दोनों पॉइंटों को जरूर कर आ जाएं। वैसे तो आप मेरे हिसाब से न्यूमेरिकली कर आए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है और कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है। ज़्यादा हमें उसमें नहीं लिखना पड़ता, बस आपको उस तरीके के सवाल करने आने चाहिए। इसलिए आप साइंस के पेपर में न्यूमेरिकल को जरूर तैयार रखे जाएं। अब इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, और जो इसका जो खा वाला पॉइंट है जिसमें हमें संयोजन की क्षमता और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका साइंस के 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको इन दोनों ही पॉइंटों के आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इनको नोट कर लेना। यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास पहले पॉइंट का आंसर है, इसको आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे इसके दूसरे वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 लेंस की क्षमताएं दे रखी थी, तो उसको मान लेंगे हम P1 और P2, जो कि हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 1.5 डायोप्टर, और P2 बराबर हो जाएगा प्लस के 2.5 डायोप्टर। तो यहाँ पर पहले हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था संयुक्त लेंस की हमें यहाँ पर क्षमता ज्ञात करनी थी, तो उसको मान लेंगे हम यहाँ पर P। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर P1 प्लस P2। दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख कर संयुक्त लेंस की क्षमता को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 1 डायोप्टर। ऐसे ही हम यहाँ पर फोकस दूरी यानी कि f की वैल्यू भी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। f बराबर होगा 1/p। अब हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि जो हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है वो हमारी मीटर में होनी चाहिए या फिर सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर मैं आपको मीटर में निकाल कर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू को रख देंगे, जिससे हमारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी 1 मीटर। और इसके आंसर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 1 मीटर। इस क्वेश्चन में हमसे संयुक्त लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पूछ रखी थी,
वो दोनों हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेना, बहुत भारी कैलकुलेशन कोई इसमें नहीं है। ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है और एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। और आपके एग्जाम में इस तरीके का भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पर हमें एक परिपथ दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर कुल प्रतिरोध और कुल वैद्युत धारा ज्ञात करनी है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बाद में आप इसके सोल्यूशन को नोट भी कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला प्रतिरोध है 4 ओम का और जो हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है 6 ओम का, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़कर इनका एक तुल्य प्रतिरोध बना लेंगे। जो भी हमारे पास इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम 15 ओम के प्रतिरोध के साथ में समांतर क्रम में जोड़कर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। वही हमारे इसके पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। और दूसरे पॉइंट में हमसे यहाँ पर कुल वैद्युत धारा पूछ रखी थी, तो उसके लिए हम यहाँ पर ओम का नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुल वैद्युत धारा भी आई जाएगी, I बराबर V अपॉन R। और V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है और R की वैल्यू हम पहले पॉइंट में निकाल चुके होंगे। दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर यहाँ से हम कुल वैद्युत धारा को निकाल लेंगे। अब मैं आपको आगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा देता हूँ, वहां से आप इसको नोट कर लेना। और जो इसी में हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी हमें बताना है। तो इसको भी मैं आपको फॉर्मूले से समझा दूंगा, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमारे पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। आप यहाँ से इसके आंसर को जरूर नोट कर लेना। और यहाँ पर मैंने इसका आंसर इंग्लिश में लिख रखा है, चाहे तो आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे इसके दूसरे वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा कि जो चालक का प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि R अनुक्रमानुपाती होगा L के। ऐसे ही चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि R अनुक्रमानुपाती होगा 1/A। और दोनों समीकरण से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R अनुक्रमानुपाती होगा L/A के। हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए रो एक नियतांक लेट कर लेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो यहाँ पर हमने बता दिया है। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। और ये जो लास्ट में हमसे दोनों क्वेश्चन पूछ रखे थे क्वेश्चन नंबर 30 में, इस तरीके क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2025 के एग्जाम के लिए भी। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार रखे जाना। यहाँ पर मैं आपको साइंस के 2024 के बोर्ड के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करा चुका हूँ और एक एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में सोल्यूशन करवाया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। मेरे हिसाब से अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, स्किप नहीं करा होगा, तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आप इसी तरह से किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन की वीडियो भी चाहते हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर देना। उस पेपर के सोल्यूशन की वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊँगा, बस आप कमेंट कर देना। तो ये था उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2024 का साइंस के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। और ये सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से सोल्यूशन वीडियो को लेकर आइए। और अगर आपने अभी तक
क्लास 10th वालों के जो हमारे सैम्पल पेपर आए हैं 2024 के, वो सैम्पल पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो मैं चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। साथ ही अगर आपको इन सैम्पल पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए हो तो सोल्यूशन वीडियो मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है और सभी सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ ही मैंने चैनल के ऊपर साइंस के, मैथ के, सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 की वीडियो, जो क्वेश्चन हमारे 2025 के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन सभी की वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उनको भी आप जाकर 2025 के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको भी पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके एग्जाम अब आ ही चुके हैं। और इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख लेना, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये सोल्यूशन वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर या किसी भी सैम्पल पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट सोल्यूशन वीडियो का वेट करें।